हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राणा। हरियाणा डीएल जेबीटी का जो फोर्थ पेपर होता है आपका चौथे नंबर का पर उसके हम प्रश्न उत्तर राइटिंग स्किल को की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न जो कि 8 नंबर का, और उसका आपको कैसे आंसर लिखना है। निबंधात्मक प्रश्नों में से ही आपके प्रश्न आएंगे लघुत्तरात्मक 5 नंबर, 2 नंबर के। अब देखिए साथियों, सबसे पहले लेते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का संविधान तथा शिक्षा, ये है उस पेपर का कि सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमारे एक साथी हैं, यहाँ से समझ पाएंगे। अब देखिए, आप लेते हैं अपन स्वतंत्र भारत का संवैधानिक दृश्य तब और अब। ये है आपका क्या है, जो चैप्टर का नाम, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसमें पहला प्रश्न। भारत में भारत में संविधान सभा के गठन की विवेचना कीजिए एवं इसने भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण कैसे किया। देखिए, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, देश स्वतंत्र था, उसी टाइम पर समय समय पर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों ने देश के संविधान बनाने की मांग उठाई और यह भी कहा कि यह देश का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा और इस संविधान को बनाने के लिए असेंबली होगी, संविधान सभा होगी। और इस बात को 1946 में अंग्रेजों ने स्वीकार भी कर लिया और कैबिनेट मिशन भारत में भेजा और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की गठन की मांग को स्वीकार कर ली और कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा में ने भारत का संविधान तैयार किया। उस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। भारत में संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका का वर्णन की। संविधान किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संविधान सभा ने। और एक कैसे बनाया उसके ऊपर बात करेंगे। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया यानी किस तरीके से संविधान को बनाया। संविधान सभा कौन थी, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा ने काम कैसे किया, इसका विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में आंसर के रूप में। भारत के संविधान निर्माण एवं संविधान सभा, यह होगी भूमिका शुरुआत में। आधुनिक युग में किसी भी देश के लिए लिखित संविधान अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रखना, सबसे पहला लिखित संविधान लिखा गया था कहां पर? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है आधुनिक समय में। अधिकांश देशों के संविधान लिखित है, ज्यादातर देशों के संविधान कैसे है? लिखित है। ग्रेट ब्रिटेन जो इंग्लैंड का संविधान वह अलिखित संविधान कहलाता है, वो परंपराओं से चल रहा है। इनका निर्माण संविधान सभा ने किया और ज्यादातर देशों में जो संविधान लिखकर तैयार किया गया है और उसको लिखने का काम किया है या तैयार करने का काम किया संविधान सभा ने। इंग्लैंड का संविधान अपवाद है। अपवाद यानी यहां का संविधान लिखित नहीं है, ये परंपराओं या अभिसमयों पर वाला क्या है? संविधान है। अपवाद है, जिसे विश्व के संविधानों की जननी कहा। लेकिन ध्यान रखना, विश्व के सबसे पहले विश्व का संविधान कौन सा कहलाता है? इंग्लैंड का। इसलिए इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन क्या है? संविधानों की जननी कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, वहां पर संविधान के दो रूप होते हैं। जैसे मैं साथियों आपको यहां थोड़ा समझा दूं, संविधान के रूप, संविधान के रूप, मुख्य रूप से संविधान के हम दो रूप लेंगे। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, और एक होता है बेटा लिखित संविधान। लिखित संविधान, देखिए अलिखित जो संविधान है, ये तो पहला अलिखित या दुनिया का लिखित अलिखित कोई सा भी हो, लेकिन मुख्य रूप से अलिखित संविधान
जो परंपराओं पर आधारित होता है। परंपराओं पर आधारित होता है, अर्थात इसको लिए रिटर्न फॉर्म में नहीं होता, लिखे हुए रूप में नहीं होता है। परंपराएं चलती रहती हैं और परंपराओं का पालन किया जाता है, लेकिन ये परंपराओं पर आधारित होता है, परंपराओं के रूप में होता है। और यह दुनिया का सबसे पहला संविधान है, और इसका इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड का संविधान अलिखित भी है, और यह दुनिया का सबसे पहला संविधान है। दुनिया का पहला संविधान। संविधान क्या होता है उस पर भी हम 1 मिनट बात करेंगे। और देखिए बेटा, और फिर लिखित फॉर्म में यह क्या होता है, एक निश्चित समय, निश्चित अवधि में संविधान सभा द्वारा लिखा जाता है, सभा द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और इसका उदाहरण है बेटा, कौन है, इसका एग्जाम्पल है बेटा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का लिखित संविधान सबसे पहला है अमेरिका का, लेकिन अगर आ जाए दुनिया का सबसे पहला संविधान, न लिखित संविधान कहा जाए न अलिखित, तब आता है बेटा इंग्लैंड का, ठीक है ना। ये एक निश्चित संविधान सभा ने लिखा सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी संविधान क्या होता है बेटा, संविधान एक प्रकार का क्या होता है बेटा, कानूनों का संग्रह होता है, एक कानूनी संहिता होता है, कानूनी संहिता होता है। संहिता यानी बेटा एक किताब सी कानूनी संहिता होती है, कानूनों का संग्रह होता है। संविधान क्या है, कानूनों का संग्रह। और इसके द्वारा क्या चलता है, देश चलता है, प्रशासन चलता है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, वहां की सरकार कैसी होगी, वहां के लोगों को अधिकार कौन कौन से मिलेंगे, सरकार और लोगों के बीच में संबंध कैसा होगा, इन सब के बारे में जो कानून लिखा हुआ होता है उसे ही संविधान कहते हैं। और संविधान 2 फॉर्म में होता है, अलिखित और लिखित। ये आपको समझ में आ गया होगा। वापस चलते हैं। संविधान, इंग्लैंड का संविधान अपवाद है। क्यों अपवाद है, ये लिखित रूप में नहीं है इसलिए, और ये संविधानों की जननी है। सबसे पहला संविधान कौन सा है, इंग्लैंड का। यह पूर्णतः लिखित नहीं है, यानी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, अधिकांश हिस्सा क्या है इसका अलिखित है, बल्कि इसका विकास हुआ है। बेटा ध्यान रखना, इसमें जो कानून जुड़े हैं या परंपराएं जुड़ी हैं वो अलग अलग समय पर जुड़ी, इस प्रकार अलग अलग समय पे होता है, उसे विकास कहा जाता है। तो इंग्लैंड का संविधान विकसित हुआ है, और अमेरिका, भारत जैसे जिनको एक निश्चित समय पर संविधान सभा ने तैयार किया है उसे निर्मित संविधान कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको यूं भी सकते हैं कि यूं भी देख सकते हैं, अगर हम देखेंगे इसको यूं भी देख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, विकसित संविधान कहलाएगा। विकसित अलग अलग है, ये संविधान कैसा कहलाएगा, विकसित संविधान, यानी अलग अलग समय पर ये कानून इसमें जुड़े हैं। और ये क्या कहलाएगा बेटा, विकसित की बजाय ये निर्मित संविधान कहलाएगा। निर्मित संविधान यानी एक निश्चित समय पर संविधान सभा ने इनका निर्माण किया है। देखिए बेटा, देखिए पूर्णतः लिखित नहीं इंग्लैंड का संविधान, इसका विकास हुआ है, जिसकी शुरुआत 1215 के मैग्ना कार्टा से मान जाती है। और 1215 में एक अधिकार पत्र आया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था, एक अधिकार पत्र था। इसके तहत क्या किया गया बेटा, इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की गई, यानी राजा के ऊपर भी एक कानून को लागू
किया गया, राजा को कुछ शर्तें माननी पड़ी, समझौता करना पड़ा और उसके तहत राजा की शक्तियों को सीमित किया गया, तो ये एक अधिकार पत्र मान जाता है। इसकी मैग्ना कार्टा से इंग्लैंड के संविधान की शुरुआत मानी जाती है और ये मैग्ना कार्टा आया 1215 ईस्वी में। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या पूछा है, भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया या संविधान सभा का उल्लेख कीजिए, तो हम उस पर आते हैं। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, लिखा हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, और इसका निर्माण किसने किया है, संविधान सभा ने किया है। मैंने शुरुआत में कहा था भारत का संविधान लिखा हुआ है, इसका निर्माण किया गया है, और इसका निर्माण किसने किया है, संविधान सभा ने। संविधान सभा की अवधारणा सबसे पहले 1789 यानी 1789 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ, अमेरिका में हुआ, जगह थी फिलाडेल्फिया, इसलिए उसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। और ये हुआ था 1789 ईस्वी में, देखने को मिलती है। बाद में 1779 था, 1779, और ये 10 साल बाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में भी संविधान सभा का गठन हुआ। ध्यान रखना कि 1779 में तो अमेरिका में, और उसके तहत अमेरिका में एक संविधान सभा बनाएगी और उसने अमेरिका के लिए एक संविधान बनाया। उसके बाद में फ्रांस में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में भी संविधान सभा का गठन किया गया और उसने फ्रांस के लिए संविधान बनाया। भारत की संविधान सभा का गठन 15 अगस्त 1947 से पूर्व, यानी हम देश कब आजाद हो रहा है, 15 अगस्त 1947 से पहले ही संविधान सभा बन चुकी थी और इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। किंतु मुस्लिम लीग के विरोध के कारण यह स्वतंत्रता से पहले पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध शुरू कर दिया था कि स्वतंत्रता से पहले यह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाई, कार्य कर रही थी क्योंकि इसका 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे इसमें, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष मिल गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष को सच्चिदानंद सिन्हा साहब आए जो 2 दिन अध्यक्ष रहे, और 11 दिसंबर को फिर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया और वो स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसका लक्ष्य भारत को नया संविधान देना है। बोले संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह संविधान सभा का लक्ष्य है भारत को एक नया संविधान देना, जनता को भोजन वस्त्र उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर देना। यानी संविधान सभा ऐसे कानून बनाएगी जिससे सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर मिले, सभी व्यक्तियों को भोजन और वस्त्र उपलब्ध हो सके, ये बात थी। विधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर BR अंबेडकर आदि प्रमुख सदस्य थे। यानी बेटा सही पूछो तो संविधान सभा जो शुरुआत में ही थी कैबिनेट में 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो लास्ट में बचे 299 सदस्य, 299 सदस्य बच गए। प्रारूप समिति अध्यक्ष, इसमें बहुत सी समितियां थी, करीब 17 समितियां थी संविधान बनाने में। अलग अलग समितियों को अलग अलग काम सौंपा गया। जैसे प्रारूप ड्राफ्ट बनाने की समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रारूप समिति में भी बेटा 7 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने 15 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। यानी इस ड्राफ्ट कमेटी का क्या था
कि रॉ मटेरियल तैयार करना, कच्चे प्रस्ताव तैयार करना कि संविधान में किन किन चीजों को रखा जाएगा, उसका एक ड्राफ्ट बनाती थी, मसौदा बनाती थी, ठीक है ना। तो और उसने ड्राफ्ट बनाने के बाद में पहला ड्राफ्ट रखा संविधान सभा के लोगों के बीच में, जिसे विचार विमर्श किया जा सके। 15 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं भारत का जो संविधान बनकर तैयार होता है बनता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो संविधान सभा ने कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। संविधान बनकर तैयार कितने दिन में हुआ बेटा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। क्योंकि हम इसको कहां से काउंटिंग करेंगे? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई, ठीक है ना, वहां से शुरुआत करेंगे। और जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया है और इसे क्रियान्वित कर दिया गया है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्रियान्वयन का अर्थ होता है लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। इस दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। अंतिम अधिवेशन बेटा 11 अधिवेशन आपके यहाँ 11 है तो 11 महीने। अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होता है, वो 12वां अधिवेशन होता है, तो आप 11 ही ध्यान रखें, कोई बात नहीं। दौरान संविधान के 11 अधिवेशन हुए। अब आते हैं भारतीय संविधान की मांग। अब ये है कि भाई कब कब अंग्रेजों से भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा निर्माण की मांग किसने की और कब कब, उसमें देखते हैं। महात्मा गांधी की भूमिका। 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा संविधान सभा के बारे में? सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने एक लेख में, उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा किसी अखबार में, उस लेख में 1922 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया और ये कहा कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार बनेगा। उन्होंने कहा कि स्वराज्य ब्रिटिश सरकार का उपहार नहीं है, कि अंग्रेज हमें हमारा जो स्वराज्य दे रहे हैं, हमारे देश हमें स्वतंत्र कर रहे हैं, ये वो कोई उपहार कोई भेंट नहीं दे रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, बल्कि भारतीय जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होगा। इन्हें भारतीय जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा स्वराज्य, अर्थात भारतीय के लिए भारतीय एक संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाएंगे। संविधान सभा का निर्माण संसद के अधिनियम से नहीं बल्कि भारतीयों की इच्छा से होना चाहिए। इन्हें क्या कहा गांधी जी ने कि ब्रिटेन की संसद के कानून से संविधान का निर्माण नहीं होगा, कि ब्रिटेन की संसद भारतीयों के लिए संविधान बनाए, बल्कि संविधान का निर्माण किससे होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अर्थात सीधी बात है कि भारतीय लोग एक संविधान सभा बनाएंगे और संविधान सभा के सदस्य भारतीय होंगे और वो क्या बनाएंगे? भारत के लिए एक संविधान बनाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी ने 1922 में कहा। मोतीलाल नेहरू का योगदान 1924। फिर जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू, उनके 24 है। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की, कि इन्होंने 1924 में कहा कि भाई संविधान सभा का गठन कीजिए, इसकी मांग की मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से। कांग्रेस द्वारा मांग 1929। देखो व्यक्तिगत रूप से तो मोतीलाल नेहरू ने तो 1924 में मांग कर ली। अब कांग्रेस एक संगठन है और कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी भी थी उस समय और संगठन थी जो देश के स्वतंत्रता लड़ाई लड़ रही थी। तो उस कांग्रेस ने मांग 1929 में की, किसकी? संविधान सभा के गठन की। 1929 में स्वराज्य की मांग के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया। आपको ध्यान, लाहौर अधिवेशन में 1929 स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और उसी के साथ कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया। क्या प्रस्ताव में कहा गया कि वयस्क मताधिकार, यानी जो व्यक्ति वयस्क हो गया है, अडल्ट जिसको बोलते हैं, आज भी जिसकी वयस्क आयु 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष मानी जाती थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा ही संविधान
निर्माण का सर्वोत्तम माध्यम है। इसमें प्रस्ताव क्या है कि भाई जो संविधान सभा बने, संविधान कौन बनाएगी? एक संविधान सभा बनाएगी, और इस संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा? वयस्क लोगों के वोट के द्वारा, मत के द्वारा। कांग्रेस की स्वीकृति 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने वार्षिक अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस बात को, यहां पर तो क्या है, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा वयस्क मताधिकार में, और इस मांग को 1935 के अधिनियम में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग लगातार दोहराई जाती रही। अब बार बार जब जब भी इनके अधिवेशन होते, संविधान सभा के गठन की मांग, बार बार इस मांग को दोहराया जाता कांग्रेस के। फैजपुर अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन 1936 जिसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल जी कर रहे थे। तो देखिए, फैजपुर अधिवेशन में कहा गया कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है ना। ये फैजपुर अधिवेशन जो 1936 में हो रहा है, तो लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होनी चाहिए। राजनीतिक शक्ति जनता के हाथों में है, जो राजनीतिक शक्ति है वो जनता के हाथों में होनी चाहिए। ऐसा राज्य केवल वयस्क मताधिकार से चुनी गई संविधान सभा द्वारा ही संभव है। हाँ, मैंने बताया था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी था। फैजपुर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे जो, और उन्होंने कहा लोकतांत्रिक देश होना चाहिए भारत, राजनीतिक जनता के हाथों में, और संविधान सभा इस कैसे बनेगी? वयस्क मताधिकार द्वारा ही बनेगी। यह प्रस्ताव पारित हुआ किसमें? फैजपुर अधिवेशन में, जो 1936। गांधी जी का हरिजन लेख 1932, गांधी जी ने 1932 में हरिजन एक समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संपादित होता था, उसमें भी लिखा गांधी जी ने 12 नवंबर 1932 इसको हरिजन पत्र में गांधी जी ने लिखा कि सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ये लड़ाई जो होती है धर्म के आधार पे, सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए संविधान सभा की स्थापना आवश्यक है। यानी इस सांप्रदायिक समस्या को दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? संविधान सभा के गठन के द्वारा, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे और फिर वो एक संविधान बनाएंगे। प्रांतीय विधान परिषदों का समर्थन, उस टाइम पे भाई प्रांत यानी राज्यों में विधान परिषदें होती थी, उन्होंने भी संविधान सभा की मांग का समर्थन किया। जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी वहां की प्रांतीय विधान परिषद ने संविधान सभा की मांग का समर्थन किया, और ज्यादातर राज्यों में क्या थी? कांग्रेस की सरकारें थी, इसलिए उन कांग्रेस की सरकारें जिन प्रांतीय विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषदों ने क्या किया बेटा? संविधान सभा की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार या समर्थन किया। मुस्लिम लीग का विरोध, अब इतना समर्थन मिल रहा है, मुस्लिम लीग विरोध करती। क्यों? मुस्लिम लीग कहती कि हम, हमारे लिए दूसरा देश चाहिए, इसलिए हम इस विधान सभा का बहिष्कार करते हैं। और जैसे संविधान सभा का गठन हुआ तो बेटा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध भी किया था, ध्यान रखना। 1939 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में पाकिस्तान के सब कुछ बनते हैं, डिवाइडेशन होता है भारत का, जिन्ना ने इस मांग का विरोध किया। का तर्क था कि संविधान सभा में हिंदुओं का बहुमत होगा, उनका जो संविधान सभा बनेगी उसमें ज्यादातर लोग कौन हिंदू होंगे, इनका बहुमत होगा, और मुसलमानों के हितों की उपेक्षा होगी, और मुसलमानों के हित को नजरअंदाज किया जाएगा, नेगलेक्ट किया जाएगा, ऐसा जिन्ना का मानना था। इसलिए 1940 में इसने क्या किया? इसका विरोध शुरू कर दिया, संविधान सभा के गठन की मांग का। ब्रिटिश सरकार का रुख 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल लिनलिथगो, इसलिए इसे लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। अगस्त 1940 में इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों के लिए संविधान बनना चाहिए और उसको भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा, यानी संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। लेकिन ध्यान रखना, अभी भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, लेकिन पहली बार अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव में
इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और भारतीय लोग इस संविधान को बनाएं। मुस्लिम लीग का बदला हुआ दृष्टिकोण 1940 में, आप पहले 1939 में विरोध किया, अब देखो इसका थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल जाएगा। 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार कर लिया। अब इसने क्या किया कि पहले तो केवल ये कहा था 1939 में कि भाई इसमें मुसलमानों के हितों को अनदेखा किया जाएगा। 1939 में द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये कहते भारत दो राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र नहीं है, एक हिंदू राष्ट्र है और एक मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए भारत का डिवाइडेशन कर देना चाहिए, भारत का विभाजन कर देना चाहिए और एक नया पाकिस्तान देश बना देना चाहिए। संविधान सभा के निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार से कहा कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत है तो भाई मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा बना देनी चाहिए और वो अलग देश बना देना चाहिए। संविधान सभा की मांग के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण, ये आपका हो चुका था। डबल कैसे आ रही है भाई? अब देखते हैं अंग्रेजी सरकार। हाँ, अंग्रेजी सरकार का क्या दृष्टिकोण रहता है संविधान सभा के प्रति? देखें, प्रारंभिक उपेक्षा, शुरुआत में क्या है, नेग्लेक्ट किया। भारतीय बार बार मांग कर रहे थे कि भाई हमारे लिए संविधान सभा बनाइए, संविधान सभा बनाइए, लेकिन वो नेग्लेक्ट कर रहे थे, उपेक्षा कर रहे थे। संविधान सभा की मांग 1922 से लगातार की जाती रही। आपको ध्यान है 1922 में महात्मा गांधी ने इसकी मांग की और लगातार फिर मोतीलाल नेहरू हो गए और सब लोगों ने की है, कांग्रेस फैजपुर अधिवेशन वगैरह आपने सब में देखा, लेकिन फिर भी क्या करती रही, अंग्रेज सरकार इसे नेग्लेक्ट या उपेक्षित करती रही। 1934 के बाद ये मांग और अधिक प्रबल होगी। 1934 के बाद संविधान सभा की मांग और तेजी आ गई, इस मांग में प्रबलता आ गई। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग की अनदेखी की, फिर भी उन्होंने इसे नेग्लेक्ट किया, इस मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, ब्रिटेन के भारत के लिए बनाया। उसमें क्या रुख रहा, संविधान सभा की मांग को न मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित कर दिया। इन्हें 1935 के अधिनियम में भी कहीं भी संविधान सभा की गठन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं था। भारतीय लोग चाहते थे उन आकांक्षाओं या उन उम्मीदों के अनुरूप ये कानून नहीं था 1935 का सॉरी। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, फिर आपको ध्यान है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक होता है। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध होता है और इस विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ेगा। और ध्यान रखना, अब दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सहयोग चाहती थी। सहयोग प्राप्त करने के लिए मैंने कहा अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने इस चीज को स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसे अगस्त प्रस्ताव का 1939 द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण अब बदल गया। सकारात्मक रुख 1940 में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि भारतीयों की संविधान सभा की मांग पर विचार किया जाना चाहिए और एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यह था अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया। इसका उद्देश्य भारतीय मांगों को व्यवहारिक रूप देना था। हालांकि यह मिशन आंशिक रूप से ही सफल रहा। ये ज़्यादा सफल क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें भी कहीं भी संविधान सभा की गठन का उल्लेख नहीं था। लेबर पार्टी की भूमिका, बेटा 1945 में ब्रिटेन में क्या होते हैं, ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और वहां पर लेबर पार्टी थी, उसने पहले ये घोषणा कर दी थी कि अगर मैं सत्ता में आती हूं तो मैं भारत को आज़ाद कर दूंगी। और बेटा लेबर पार्टी जीतकर आई और इस वजह से उन्होंने पहले संविधान सभा का गठन किया भारत में और फिर बाद में 15 अगस्त 1947 को
लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सितंबर 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनी, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है सितंबर 1945। इस सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और भारत की संविधान सभा की मांग को सरकार ने, लेबर पार्टी ने स्वीकार कर लिया। लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। इससे संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस मांग को स्वीकार कर लिया गया, तो अब संविधान सभा के गठन का मार्ग खुल गया। अब आता है क्रिप्स मिशन ने क्या सुझाव दिया। क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की संवैधानिक मांगों को समझने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। यद्यपि यह मिशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कुछ सुझाव दिए इसने फिर भी, जैसे नए भारतीय संघ की स्थापना। एक सुझाव दिया इसने, क्रिप्स मिशन ने क्या सुझाव दिया, नए भारतीय संघ की स्थापना। एक भारतीय संघ बनाया जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल हो। इसने कहा एक ऐसा भारतीय संघ बनाया जाए जिसमें देसी रियासतें, जो राजाओं के अधीन जो क्षेत्र होता था उन्हें देसी रियासतें कहा जाता था, और अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र होता था उसे ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। ध्यान रखना, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी भारतीय संघ में। नया संविधान, भारतीय संघ के लिए नया संविधान बनाया जाए। एक इन्होंने कहा कि संविधान, लेकिन ध्यान रखना संविधान सभा के गठन का इसमें उल्लेख नहीं है, बस ये कह दिया भारतीयों के लिए एक नया संविधान बनाया जाए। एक संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया जाए, ये बात भी कह दी संविधान सभा के द्वारा। लेकिन संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा इसका उल्लेख उसमें नहीं था। संविधान सभा की रचना, प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल हों उसमें और देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हो। प्रांतीय विधान परिषद द्वारा चुने जाएं और देसी रियासतों को अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार हो। जैसे ये क्रिप्स मिशन में कह दिया गया प्रांतीय विधान परिषद चुनकर क्या भेजें भाई, प्रांत के प्रतिनिधि भेजें, प्रांतीय विधान परिषद प्रांत के प्रतिनिधि भेजें, और देसी रियासतें क्या करें, वहां के राजा क्या करें, मनोनीत करके भेजें अपने किसी प्रतिनिधि को। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, देसी रियासतें संविधान को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो। और ये कह दिया गया कि कोई देसी रियासत है वह संविधान को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। रियासतों की स्थिति, देसी रियासतों को संविधान में प्रांतों के समान दर्जा दिया जाए और जो देसी रियासतें हैं को भी प्रांत की तरह ही माना जाए। क्रिप्स मिशन की आलोचना, अब आलोचना इसलिए की गई कि इसमें कहीं भी संविधान सभा के गठन का उल्लेख नहीं किया गया। देसी रियासतों के राजाओं के अधिकार दिए गए, लेकिन वहां की जनता को मताधिकार नहीं दिया गया। एक तो कमी क्या थी बेटा, वहां देसी रियासतों के राजाओं को तो अधिकार दे दिया गया, लेकिन वहां की जनता को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, जिसके तहत वो संविधान सभा में ही भेज सकें। ये कमी थी। लगभग 9 करोड़ 1/3 जनसंख्या मताधिकार से वंचित रहेगी, यानी देसी रियासतों के अधीन लगभग 9 करोड़ लोग थे उस समय। यह व्यवस्था लोकतंत्र और समानता के विरुद्ध थी, क्योंकि भाई लोकतंत्र कहता है सभी को मत देने का अधिकार दिया जाए। अब ब्रिटिश प्रांतों की जनता को तो अधिकार दे रहे हो विधान परिषद के सदस्यों को चुनने का, और फिर विधान परिषद के सदस्य कहाँ भेजेंगे, विधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, लेकिन देसी रियासतों की जनता को तो अधिकार ही नहीं दिया। इसलिए लोकतंत्र समानता के विरुद्ध मनोनीत प्रतिनिधि प्रगतिशील विचारों में बाधा बन सकते थे, और जो राजाओं के द्वारा नॉमिनेट किए जाते सदस्य क्या हो सकते थे, प्रगतिशील विचारों में बाधा बन सकते थे। ये आलोचनाएं थी। अब आती बेटा 1946 में, कौन आते हैं 1946 में आती बेटा कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने के आधार पर ही आगे चलकर हमारा संविधान सभा का गठन होता है। 1945 ब्रिटेन में मजदूर दल, जिसे लेबर पार्टी कहा जाता है बेटा, सरकार बनी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये मैं बचा क्लीमेंट एटली ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा की स्थापना हेतु
कैबिनेट मिशन भारत भेजा। और क्लीमेंट एटली ने क्या किया कि कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में भारत। कैबिनेट मिशन का आगमन तारीख 24 मार्च 1946। भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। 3 सदस्य थे। इंग्लैंड की कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री यहां पर आए थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। सदस्य थे सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, एक तो क्रिप्स था इसका सदस्य, एक था सर लॉर्ड एथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। एथिक लॉरेंस उस टाइम पे भारत का सचिव था, यानी भारत मंत्री बोल दो, भारत सचिव बोल दो, ये था सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य इसमें थे और ये तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन। और यह आया 24 मार्च 1946 को भारत में आया। मुख्य प्रस्ताव, इसने क्या क्या प्रस्ताव दिए कैबिनेट मिशन ने? भारत का विभाजन अस्वीकार। भाई मुस्लिम लीग बार बार मांग कर रही थी भारत का विभाजन किया जाए, इस मांग को इसने अस्वीकार किया और कहा भारतीय संघ की स्थापना पे बल, और बोले भारतीय संघ बनाया जाएगा देशी रियासतों से और इसके मिलकर ब्रिटिश प्रांतों से। भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत प्लस में देशी रियासतें शामिल होंगी, ऐसा इन्होंने कहा। संविधान सभा के गठन हेतु सुझाव दिए गए और संविधान सभा के गठन कैसे किए जा सकता है उसके सुझाव दिए। सदस्यों की संख्या 389, इसने कहा कि एक संविधान सभा होगी और संविधान सभा में कुल सदस्य 389 होंगे, 82 होंगे। प्रांतों से 292 प्रतिनिधि, यानी ब्रिटिश प्रांत थे यानी जिन पे अंग्रेजों का शासन चलता था, उससे तो 292 प्रतिनिधि आएंगे और देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, यानी राजाओं के द्वारा मनोनीत होंगे वो देशी रियासतें थे उनसे 93 प्रतिनिधि आएंगे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे बेटा, चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे 4 उस टाइम पे, और वहां से एक प्रतिनिधि यानी 4 प्रतिनिधि आएंगे। इस प्रकार से निर्वाचित तो हो गए, निर्वाचित तो 292 प्लस 4 ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र ये भी निर्वाचित है, तो ये इस प्रकार से 296 सदस्य तो निर्वाचित हो गए। ध्यान रखना, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे, प्रांतों की विधान परिषद द्वारा निर्वाचित थे। प्रांतों की विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करते थे? जनता। और फिर प्रांतों की विधान परिषद के सदस्य संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे। इस प्रकार चुनाव तो हुए, लेकिन वो क्या, इनडायरेक्ट हुए, अप्रत्यक्ष हुए। और बेटा 93 सदस्य राजाओं द्वारा मनोनीत थे, नॉमिनेट थे देशी रियासतों से। विशेष बात है, कैबिनेट मिशन ने भारत में एक संघीय ढांचा बनाए रखने पर जोर दिया। संघीय ढांचा कैसे? भाई बहुत से, एक तो केंद्र सरकार होगी और बहुत से प्रांत होंगे, संघीय ढांचा बनाने पर जोर दिया। इस योजना ने देशी रियासतों को संविधान सभा में भाग लेने का अधिकार दिया गया, यानी देशी रियासतों को कहा कि वे संविधान सभा में भाग ले सकते हैं। संविधान सभा का गठन अब कैसे होगा? पहले तो आपको हो गया संविधान सभा का गठन किस मिशन के आयोग के द्वारा हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। अब देखो चुनाव की पद्धति क्या था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से हुआ। मैंने पहले कहा जब जनता खुद वोट देती है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है और फिर वो प्रतिनिधि किसी और का चुनाव करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो हुआ क्या था बेटा कि ब्रिटिश प्रांत थे, उनमें प्रांतीय विधान परिषदें थी। प्रांतीय विधान परिषद के जो मेंबर थे उनका चुनाव तो जनता करती थी। फिर प्रांतीय विधान परिषद के जो चुने हुए सदस्य थे वो क्या करते थे बेटा? वो करते थे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। तो इनडायरेक्ट हुआ बेटा, चुनाव तो हुआ लेकिन वो कैसे हुआ? इनडायरेक्ट। प्रांतों में यह अधिकार प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया। इन्हें प्रांतों में क्या किया गया? संविधान सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार किसको दिया गया? प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को। जुलाई 1946 में प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हुए। जुलाई 1946 में प्रांतीय जो विधान परिषद थे उनके चुनाव हुए
इसमें सीमित वयस्क मताधिकार दिया, पूरी जनता को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, सीमित लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। केवल लगभग 29% भारतीयों को ही मताधिकार प्राप्त था, यानी 100 में से 29 लोगों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था। कुछ कंडीशंस लगाई थी, वो लोग ही वोट दे सकते थे। प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव परिणाम, कुल सीटें प्रांतीय, सभी जो उस टाइम पे 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे बेटा, तो उनसे प्रांतीय विधान परिषदों कुल सीटें थी 1585। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती 925 सीटें, 1585 में से 925 सीटें जीती, लगभग 58% सीटें अकेली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत ली। कांग्रेस ने गैर मुस्लिम क्षेत्रों की 85% सीटें प्राप्त की, यानी मुस्लिम क्षेत्रों मुस्लिम आबादी नहीं थी वहां पर, गैर मुस्लिमों के, मुसलमानों के अलावा जो आबादी थी उसकी लगभग 85% सीटें तो अकेली कांग्रेस ने जीत ली। मुस्लिम लीग को आंशिक सफलता मिली, भाई जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ही मुस्लिम लीग जीत पाई। संविधान सभा में दलगत स्थिति, प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा कुल 996 सदस्य चुने गए, मैंने बताया था, हाँ सॉरी 296, तो 296 बोल गया था कि मैं, अच्छा सॉरी 296, और 296 में बताया था 292 तो बेटा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की विधान परिषदों द्वारा, इस प्रकार से टोटल हो गए थे 296। ध्यान रखें केवल जो 11 प्रांत थे उन 11 प्रांतों से तो केवल बेटा 292 आए थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से थे, लेकिन ये भी निर्वाचित थे, ये भी निर्वाचित थे, इसलिए निर्वाचित की कुल संख्या होगी 296। ये बात समझने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 212 सदस्य, 296 में से, टोटल 296 में से 212 सदस्य तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, सिख के 4 थे और निर्दलीय थे 7। इस प्रकार मुख्य रूप से आपको समझ में आएगा ये 296 सदस्यों की स्थिति। कांग्रेस को 69% बहुमत प्राप्त हुआ, यानी देख लो आप ज्यादातर किसकी है, कांग्रेस की है। विभाजन के बाद कांग्रेस का बहुमत बढ़कर 82% हो गया। पहले क्या है 69% था बहुमत विभाजन से पहले, जैसे विभाजन हुआ तो मुस्लिम लीग की वाली ज्यादातर सीटें कहां चली गई, पाकिस्तान में चली गई, तो अब जो भारत के पास बची उसमें 82% सीटें अकेले किसके पास थी, अकेले कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस द्वारा प्रांतीय सीटों का विवरण, 203 सीटें सामान्य क्षेत्र, 4 सीटें मुस्लिम आरक्षित क्षेत्र थे, 1 सीट सिख आरक्षित क्षेत्र था, शेष अन्य वर्गों से थी। ये इसमें रिजर्वेशन दिया गया था संविधान सभा में किस प्रकार से, नामित या निर्वाचित न होने वाले प्रमुख सदस्य। अब ये देखना है कुछ ऐसे सदस्य भी थे भारत के उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थे, बहुत लोकप्रिय थे, न तो वो नॉमिनेट हुए संविधान सभा में, न ही निर्वाचित हुए। देखिए यद्यपि कांग्रेस का प्रभुत्व था फिर भी कई प्रमुख विधिवेता संविधान सभा में शामिल किए गए। नामित निर्वाचित नहीं होने वाले, हाँ ध्यान इसमें यह बताया गया है जो नॉमिनेट तो हुए लेकिन निर्वाचित नहीं हुए, इसमें यह बताने का प्रयास किया है। नामित प्रमुख सदस्य जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निर्वाचित नहीं हो पाए, चुनाव हार गए थे ये, इसलिए इनको नॉमिनेट किया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। एन.जी. अयंगर को संविधान सभा में नॉमिनेट किया गया, के संथानम को भी नॉमिनेट किया गया है। ये कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, उस टाइम के जाने माने वकील थे ये लोग, लेकिन किसी कारण से निर्वाचित नहीं हो पाए तो इनको नॉमिनेट किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी नॉमिनेटेड थे, ए.के. अय्यर ये भी नॉमिनेटेड थे। अब लेते हैं संविधान सभा के गठन का मूल्यांकन। भारतीय संविधान सभा के गठन को लेकर यह प्रश्न उठाया गया कि क्या यह एक वास्तविक प्रतिनिधि संस्था थी। इस विषय पर ऑस्टिन, चर्चिल और साइमन जैसे विद्वान आलोचनाएं की। इन्होंने कहा कि यह वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थी। भाई इसने तो, ऑस्टिन ने तो कहा कि इसमें तो वकील ही वकील थे, वकीलों का बहुमत था, तो एक प्रकार से यह वकीलों का स्वर्ग है, इसमें आम मजदूर किसान इनके प्रतिनिधि नहीं थे।
इसी प्रकार से इसमें कहा कि भाई जो संविधान सभा में वोटिंग की व्यवस्था की गई थी प्रतिनिधि की चुनाव की, इसमें सीधे जनता को अधिकार नहीं दिया गया। ऐसे आलोचना सीमित मताधिकार, ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा का चुनाव सीमित मताधिकार पर आधारित था, इन्हें पूरी जनता को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, सीमित मताधिकार था। इसलिए किसान, छोटे व्यापारी, मजदूर और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग मताधिकार से वंचित रहे। बोलो वोट देने के अधिकार से वंचित कौन रहे? किसान, छोटे व्यापारी, मजदूर, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग मत देने से वंचित रह गया। इसलिए बोले सभी को मत देने का अधिकार नहीं था, इसलिए इसकी आलोचना की उन्होंने। कांग्रेस का प्रभुत्व, संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व था, प्रभुत्व था, ये पहले बताया। देश के विभाजन से पहले 69% और देश विभाजन के बाद तो बेटा 82% हो गया था। हिंदू महासभा, समाजवादी एवं साम्यवादी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। भाई इनको जितना प्रतिनिधित्व मिलना था हिंदू महासभा, समाजवादी और साम्यवादी दलों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। यह आलोचना अल्पसंख्यकों की आशंका, चर्चिल और साइमन ने इसे हिंदुओं की सभा का, चर्चिल और साइमन ने कहा जो संविधान सभा है भारत की वो तो हिंदुओं की सभा है, उसमें बहुमत किसका है? हिंदुओं का ज्यादा है। अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित न होने की आशंका है और इन्होंने कहा इस संविधान सभा में अल्पसंख्यक हैं, जिन धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी, वो सुरक्षित नहीं है, ऐसी उन्होंने आशंका व्यक्त की। ग्रामीण प्रतिनिधित्व की कमी, कि संविधान सभा में ज्यादातर जो प्रतिनिधि जीत कर आए थे वो शहरी पृष्ठभूमि के थे, तब ये थी कि ग्रामीण प्रतिनिधित्व की इसमें कमी थी देखनी। कांग्रेस को शहरी मध्यम वर्ग की पार्टी माना गया और ग्रामीण जनता का प्रतिनिधि था, यानी ग्रामीण जनता का प्रतिनिधि इसमें बहुत कम थे। समय ये तो विरोध में, आलोचना में हुए, भारतीय संविधान सभा की आलोचना की है उसके पक्ष। अब समर्थन में क्या पक्ष, समर्थन में कौन से तर्क हैं? समर्थन में तर्क, यद्यपि संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है बेटा? जब पूरी जनता को, जो वयस्क हो चुका है, कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसको वोट देने का अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। लेकिन इस जो संविधान सभा का गठन किया गया वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। फिर भी संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार को स्वीकार किया गया। फिर भी जब देखो संविधान सभा का गठन तो इसके आधार पर नहीं हुआ, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को प्रदान कर दिया गया। 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस की विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि वह जनता की प्रतिनिधि पार्टी थी। एक आरोप ये लगाया जाता है ना कि भाई इसमें हिंदू महासभा, साम्यवादी दल, समाजवादी दल को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कांग्रेस का ही अधिकांश प्रतिनिधित्व होगा, वर्चस्व हो गया। तो भाई जब 1952 में संविधान बनकर तैयार हो गया, 1952 में चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर आई, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि अगर उस टाइम पे भी चुनाव करवाए जाते सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संविधान सभा के प्रतिनिधियों के लिए, तब भी कांग्रेस के लोग ही जीत के आते, साबित हो गया। प्रतिनिधि पार्टी थी। संविधान में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षणात्मक प्रावधान किए गए। और ये आरोप लगाया जाता है ना अल्पसंख्यकों के लिए और भाई पिछड़ों के लिए ये संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, किसानों के लिए प्रतिनिधित्व नहीं था। तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ उसमें पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षणात्मक यानी उनको संरक्षण प्रदान करने वाले प्रावधान किए गए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। पहली बैठक या अधिवेशन, अधिवेशन क्या होता है, सत्र क्या होता है, कई बैठकों को मिलाकर होता है बेटा, और एक बैठक को कहा जाता है बैठक। तो बहुत सी बैठकें मिलकर क्या हो जाती, सत्र या अधिवेशन, सेशन हो जाता है। तो सेशन की शुरुआत भी 9 दिसंबर 1946 को हुई, या पहली बैठक भी कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये पहले बताया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये भी बातचीत हो।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर को। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के उद्देश्य एवं मूल सिद्धांत बताए गए कि भाई संविधान में कौन कौन से, हम संविधान में क्या क्या चीजें रखेंगे, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य। ये 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। यह प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। भारतीय संविधान की जो प्राइम्बल है, प्रस्तावना है, उसका आधार बनने का काम किसने किया? उद्देश्य प्रस्ताव ने। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान कर दी। देखो, रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसे स्वीकार कर लिया संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव निहित सिद्धांत। उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के मूल विचार और आदर्श निहित हैं, जो इस प्रकार। कौन कौन से विचार या आदर्श निहित हैं? देखिए बेटा, स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। एक तो ये रखा गया कि भारत के लिए जो होगा व्यवस्था, वो ऐसी होगी, एक तो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व का है सॉवरेंट, सॉवरेंट का अर्थ है ऐसी सरकार या ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के अधीन न हो, पूरी तरह स्वतंत्र हो। भारत को एक स्वतंत्र, यानी किसी का गुलाम नहीं होगा। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न सॉवरेंट, सॉवरेंट का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, वो किसी के अधीन नहीं होगी वो शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक होगा। गणराज्य, गणराज्य यानी देश का जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, वो भी निर्वाचित होगा एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे राष्ट्रपति। घोषित करने तथा उसके लिए संविधान बनाने का संकल्प। ये उद्देश्य प्रस्ताव में कहा कि हम भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं और उसके लिए एक संविधान बनाने का हम संकल्प लेते हैं, ऐसा एक प्रस्ताव था। भारतीय संघ की स्थापना। ब्रिटिश भारत देशी रियासतों तथा स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाले क्षेत्रों को मिलाकर एक संघ का निर्माण करेगा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भाई देशी रियासतें यानी राजाओं का क्षेत्र जो इसमें शामिल होने चाहते हैं वो, और ब्रिटिश भारत के प्रांत मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। स्वायत्त इकाइयां। संघ की इकाइयों को स्वायत्तता दी जाए तथा वे सभी शक्तियां प्रयोग करें जो संघ सरकार को न सौंपी गई हो। इन्हें स्वायत्तता दी जाए। संघात्मक शासन व्यवस्था में एक तो केंद्र सरकार होगी, एक प्रांतीय सरकार होंगी, तो प्रांतीय सरकारों को भी स्वायत्तता दी जाए और वह प्रांतीय सरकार उन शक्तियों का प्रयोग किया जाए करे जो कि केंद्र सरकार को शक्तियां नहीं दी गई हैं। उन शक्तियों का प्रयोग वो कौन करें? प्रांतीय सरकारें करें। एक प्रकार से ये भी स्वायत्त होंगी, केंद्र के अधीन नहीं होंगी एक प्रकार। जनसत्ता का सिद्धांत। सभी प्रभुत्व सत्ता संपन्न अधिकार भारतीय जनता से प्राप्त होंगे और जितने भी अधिकार प्राप्त होंगे वो भारतीय जनता से प्राप्त होंगे। तो यानी शक्ति का सोर्स कहाँ होगी? जनता होगी। मौलिक अधिकारों की गारंटी। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, व्यवसाय और संगठन की स्वतंत्रता प्रदान। यानी क्या कि सब व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ऐसा हम संविधान बनाने वाले हैं, जिसमें समानता होगी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्र छूट होगी, धर्म, उपासना, व्यवसाय और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी जाएगी। ऐसा हम क्या है? मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करेंगे। ऐसे संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया। कमजोर वर्गों की सुरक्षा। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी रखा गया कि जो कमजोर वर्ग हैं उनको हम सुरक्षा देने का काम करेंगे। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के हितों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ऐसा हम संविधान बनाने का संकल्प लेते हैं। हमारा उद्देश्य प्रस्ताव में यह बात रखी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग। भारत विश्व में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करे तथा मानव कल्याण और विश्व शांति में योगदान दे। ऐसा भी उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया कि विश्व शांति में सहयोग दे, मानव कल्याण में सहयोग दे, और ताकि भारत विश्व में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके।
ये थे उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ बातें। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या रखा गया था। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा में बहुत सी समितियां बनाई गई और हर समिति को अलग अलग कार्य सौंपा गया। जैसे कि संविधान निर्माण की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सभा ने कार्य विभाजन, काम को बांट लिया गया, डिवाइड कर लिया। कार्य विभाजन के आधार पर 6 प्रमुख समितियों का गठन किया। मुख्य रूप से 6 समितियां थी, वो देखें। संघीय शक्तियां समिति, यूनियन पावर्स कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। संघीय संविधान समिति, तो ये देखिए, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की समिति, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा होगा किसका, शक्तियों का, उसकी एक समिति बनाई गई थी। अल्पसंख्यक मौलिक अधिकारों संबंधित सलाहकार समिति, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था समिति। चीफ कमिश्नर के प्रांतों से संबंधित समिति। इस प्रकार से ये मुख्य, और भी समितियां थी, उप समितियां थी बहुत सी, लेकिन मुख्य रूप से 6 समितियां थी। जिसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ड्राफ्ट समिति भी आएगी बेटा, ऐसे ऐसे बहुत सी और समितियां आएंगी। ड्राफ्ट समिति, झंडा समिति भी आएगी, ऐसे बहुत सी समितियां थी। तो अपन आगे देखते हैं। प्रारूप समिति की स्थापना, ड्राफ्ट कमेटी थी बेटा। संविधान निर्माण हेतु विभिन्न समितियों की रिपोर्टों को, अलग अलग समितियों की रिपोर्ट्स आती थी, को इकट्ठा करती थी, फिर एक ड्राफ्ट बनाती थी। विभिन्न समितियों की रिपोर्टों को क्रमबद्ध एवं संगठित करने के लिए 29 अगस्त 1948 को, देखने ध्यान रखें, 29 अगस्त 1948, इससे पहले ड्राफ्ट कमेटी नहीं थी, ध्यान रखने। और ड्राफ्ट कमेटी का काम क्या था, अलग अलग समितियां अपना काम करके लाती थी, उस कार्य को एक सीक्वेंस में रखना, क्रमबद्ध करना और संगठित करने का काम ड्राफ्ट कमेटी का था। और इस ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया 29 अगस्त 1948 को, जिसको हिंदी में प्रारूप समिति कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति में कुल सदस्य कितने थे, 7 थे, और ये 7 थे डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष सहित 7 थे, यानी कि 7 + 1 8 नहीं, 6 + 1। देखिए बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके मेंबर भी थे और इसके अध्यक्ष भी थे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण सिंह अय्यर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टी.टी. कृष्णाचारी। ध्यान रखना, 2 व्यक्तियों को रिप्लेस किया गया था, एक तो मित्तल साहब को और एक आया था कृष्णाचारी को। तो अपन इसमें देंगे कि देखो, बी.एल. मित्तल के स्थान पर एन माधवराव को संबोधित किया गया। ये मित्तल साहब शुरुआत में आए थे और इनकी जगह रिप्लेस किसको किया गया बाद में, एन माधवराव को, यानी यहां यो समझे एन माधवराव आ गया, एन माधवराव। एन और छूटने लग गया भाई, क्या बात है यार। बेटा यहां एन माधवराव जी आ गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप निर्माण में योगदान। ड्राफ्ट कैसे बना, बी.एन. राव प्रारूप समिति के प्रमुख सलाहकार थे। ध्यान रखना, ये पूरी संविधान सभा के ही सलाहकार थे। ये ध्यान रखना, बी.एन. राव साहब उस टाइम पे कानून के बहुत अच्छे जानकार थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये न्यायाधीश थे बी.एन. राव, और इनके पास समय का अभाव था, इसलिए संविधान सभा के मेंबर नहीं बने। लेकिन इन्होंने संविधान सभा का सलाहकार की भूमिका को स्वीकार कर लिया कि समय समय पे मैं सलाह दे दूंगा। और पहला जो ड्राफ्ट बनाया था, पहला ड्राफ्ट, जब ड्राफ्ट कमेटी का गठन भी नहीं हुआ था, उससे पहले जो पहला ड्राफ्ट बनाया था वो बी.एन. राव साहब ने बनाया था। बी.एन. राव साहब ने ड्राफ्ट बना के ड्राफ्ट कमेटी को दिया था पहला। तो देखें, बी.एन. राव प्रारूप समिति के प्रमुख सलाहकार थे। उन्होंने प्रारंभिक प्रारूप तैयार, पहला जो मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया था बी.एन. राव साहब ने किया था। करने हेतु अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आयरलैंड जैसे संविधानों का अध्ययन किया।
जब इसे ड्राफ्ट तैयार करना था तो दूसरे देशों का संविधान पढ़ना था, भाई उन्होंने क्या क्या संविधान बना रखा है, कौन कौन से नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। तो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, आयरलैंड देशों के संविधानों का स्टडी की। उन्होंने विदेशी विधिवेताओं से परामर्श किया, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे, तो दूसरे विदेश के जो विधिवेता थे, कानून के जानकार था, उनसे भी सलाह इन्होंने की। डीपी खेतान भी समिति के सलाहकार थे। ये डीपी खेतान को भी प्रारूप समिति के सलाहकार के रूप में नामित किया गया, डीपी खेतान को भी। अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य बेटा। दूसरा और अंतिम प्रारूप, पहला प्रारूप कौन तैयार कर रहे हैं? पीएन राव साहब। और दूसरा प्रारूप जिसपे काम किया जाएगा वो कौन करेंगे? बीएन राव साहब, नहीं सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दूसरा और अंतिम प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया, जो आपको बताया 29 अगस्त 1948 को प्रारूप समिति गठन की गई, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने दूसरा प्रारूप तैयार किया और यही अंतिम प्रारूप था। यह प्रारूप प्रथम प्रारूप एवं विभिन्न समितियों की रिपोर्टों पर आधारित था। ये लेकिन ये दूसरा प्रारूप ऐसा नहीं कि पहले वाले प्रारूप को खारिज कर दिया। दूसरा प्रारूप पहले वाले प्रारूप जो बीएन राव साहब ने दिया था वो प्रारूप, और अलग अलग जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों ने अपना काम करके जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उन समितियों की रिपोर्ट के आधार पे और पहले प्रारूप के आधार पर दूसरा प्रारूप तैयार किसने किया? ड्राफ्ट कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा का प्रारूप एवं स्वीकृति। संविधान सभा का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। 29 अगस्त आएगा भी, इस डेट में कंफ्यूजन है भाई कि 29 अगस्त 1948 को प्रारूप समिति का गठन ही हुआ था, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, इसको मैं थोड़ा, ठीक है ना, देखते हैं इसमें थोड़ा सा, कोई बात नहीं। प्रारूप में कुल 395 धाराएं तथा 8 अनुसूचियां थी। जो हमारा जो प्रारूप बनकर तैयार हुआ उसमें 395 धाराएं, यानी अनुच्छेद बोला जाता है बेटा इन धाराओं को, और 8 अनुसूचियां थी। सही बात है। बाद में हमारी 4 अनुसूचियां संविधान बन के तैयार होने के बाद में अलग अलग समय पे जुड़ी हैं। इस प्रारूप को संविधान सभा, प्रांतीय परिषदों, विधिवेताओं एवं जनता के विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। इस ड्राफ्ट को भाई संविधान सभा के सामने रखा, प्रांतीय विधान परिषदों के पास रखा, और विधिवेताओं, कानून के जानकार और जनता के विचार विमर्श हेतु ये प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में विचार विमर्श, छठा अधिवेशन हो रहा था संविधान सभा का। देखना, टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं संविधान सभा के। छठे अधिवेशन की बात हो रही है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। तो छठा अधिवेशन कब हुआ है? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर, यानी 5 दिन का। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। प्रारूप का प्रथम वाचन, अध्ययन और विश्लेषण किया गया। प्रारूप जो ड्राफ्ट था उसका वाचन वाचन कर दो, पढ़कर सुनाया गया। 7वां अधिवेशन, देखो छठे अधिवेशन के ड्राफ्ट को सुनाया गया है सभी मेंबर्स को पढ़कर। 7वां अधिवेशन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। नवंबर 1948 में शुरू हुआ, 15 नवंबर 1948 से, और अक्टूबर 1949। ध्यान, साल बदल जाएगा। नवंबर में शुरू हो रहा है 11वें महीने में, 15 नवंबर को 1948 को, और ये सेशन चलेगा, यह अधिवेशन चलेगा 17 अक्टूबर 1949। बहुत लंबा चला। देखिए, यह सबसे लंबा अधिवेशन था। 7वां अधिवेशन सबसे लंबा अधिवेशन है। संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए हैं, 12 अधिवेशनों में से सबसे लंबा अधिवेशन था 7वां। प्रत्येक धारा यानी अनुच्छेद व अनुसूची पर बहस, भाई छठे में तो क्या किया था? केवल ड्राफ्ट का वाचन किया गया था, उसकी विशेषताओं, इनका उल्लेख किया गया था। अब एक एक अनुच्छेद के ऊपर भाई डिस्कशन हुआ, एक एक अनुच्छेद के ऊपर बहस हुई, और उसमें जो सुधार या संशोधन करने थे वो सुधार या संशोधन किए गए।
कुल 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए। जो ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था, ऐसा नहीं कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो ड्राफ्ट लिया वैसा का वैसा संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसलिए बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है संविधान बनाने में, लेकिन यह कह दिया जाए केवल अंबेडकर जी ने बना दिया गया तो यह 299 सदस्यों के साथ अन्याय होगा। तो ड्राफ्ट कमेटी जो लेके आई संविधान बनाने के बाद, उसमें देखिए संविधान सभा ने कितने संशोधन किए, इससे अंदाजा लगा लो कि सभी व्यक्तियों ने एक एक अनुच्छेद के ऊपर कितना विचार विमर्श किया है। 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिनमें प्रस्तुत किए गए संशोधन, लेकिन सारे संशोधन स्वीकार नहीं किए, जिनमें 2,474 पर चर्चा हुई, यानी लगभग 2,500 संशोधनों के ऊपर चर्चा हुई, तब जाकर संविधान बना। भाई तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ये नवंबर की बात है तो लगभग ये देख लो 12 दिन के आसपास चला। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, और ये था तीसरा वाचन। पहला वाचन हो चुका है, दूसरा वाचन तीसरा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति मिली। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर कर दिए। ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो 26 नवंबर 1949 को संविधान, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष। और ध्यान रखना बाकी लोगों ने ये संविधान पे हस्ताक्षर कब होंगे? जब संविधान करीब वो जाएंगे 24 उसमें 24 नवंबर पे 1950 में। अब देखते हैं 24 जनवरी 1950, नवंबर से 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, लास्ट सेशन, लास्ट बैठक हुई है, जिसको 12वां अधिवेशन कहते हैं बेटा। ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ, और इस पर इस दिन सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। चाहे सभी का है, टोटल सदस्य 299 थे बेटा, 299 सदस्य नहीं उपस्थित थे, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 284 में भी एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो पहले ही कर चुके 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन 283 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखना। 26 जनवरी का महत्व है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था। भाई 26 जनवरी के दिन ही हमने संविधान सभा को लागू क्यों किया? संविधान को लागू क्यों किया? उसकी वजह है कि बेटा लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और उस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था कि स्वराज्य, कि भारत स्वतंत्र हो चुका है, जब बल्कि स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी। और यह उसमें निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम पहला स्वराज्य दिवस मनाएंगे, और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वराज्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की स्मृति में ही जब देश आज़ाद हो गया, तो इस दिन की स्मृति को याद रखने के लिए 26 जनवरी को ही 1950 को संविधान स्वीकार किया गया, अर्थात संविधान लागू किया गया। इसी दिन ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। निष्कर्ष, अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। बेटा बातचीत हो चुकी। कुल 11 अधिवेशन, बेटा एक अंतिम अधिवेशन और हो गया था, 12 अधिवेशन हुए हैं, आयोजित हुए। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न संस्था बनी। भारत को संविधान द्वारा प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया। संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, BR अम्बेडकर जी थे, PN राव। ऐसे ये तो मुख्य लोग हैं, नहीं बाकी आपको पता है 299 सदस्यों की भूमिका थी। इन सभी का प्रभाव संविधान की धाराओं और अनुसूचियों में स्पष्ट दिखाई देता है। इन लोगों का जो विजन था, क्योंकि ये प्रमुख नेता थे, लोकप्रिय नेता थे,
इसलिए संविधान सभा के और सदस्य भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, इनसे प्रभावित थे। तो इनके व्यक्तित्व का इस संविधान के अनुच्छेदों में और अनुसूचियों में स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ये थे साथियों आज का भारतीय संविधान सभा और ये का गठन और भारतीय संविधान सभा की कार्य पद्धति का काम करने का तरीका। धन्यवाद।